नमस्कार दोस्तों। इस वक्त संसद का मानसून सत्र चल रहा है। आप हमारे पीछे एक बोर्ड देख रहे होंगे। यहाँ पे आज चंद्रशेखर आजाद जी ये बोर्ड लेकर संसद भवन पहुंचे। एक दवा एक दाम नीति लागू करो। लगातार चंद्रशेखर आजाद जी जनहित से जुड़े मुद्दों से लेके ऐसे ही बोर्ड लेके संसद भवन पहुंच रहे हैं। जो उत्तर प्रदेश में सरकारी स्कूल मर्ज करने की नीति सरकार लेकर आई, उसके खिलाफ भी कल वो अपनी आवाज बुलंद करने के लिए संसद भवन पहुंचे। इसके साथ ही बहुत सारी चीजें उत्तर प्रदेश की राजनीति को, देश की राजनीति को लेकर चल रही है। बिहार में जो मतदाता सूची का पुनरीक्षण चल रहा है, उसको लेकर सवाल उठ रहे हैं। और बिहार के संभावित प्रत्याशियों की सूची भी आजाद समाज पार्टी के जारी हो चुकी है। तो बिहार चुनाव को लेकर क्या रणनीति है, उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव को लेकर भी पार्टी क्या रणनीति बना रही है। चूंकि कुछ बड़े नेताओं के साथ चंद्रशेखर आजाद जी के गठबंधन की चर्चाएं भी चल रही हैं। कहा जा रहा है कि भाई आजम खान साहब जल्दी उनके साथ आ सकते हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य जी के साथ में उनकी मुलाकात हुई, तो उत्तर प्रदेश की राजनीति में चर्चाएं बहुत तेजी से शुरू होगी। तो इन्हीं सारे मुद्दों पे आज चंद्रशेखर जी के साथ चर्चा करेंगे। तो एमपी साहब, आज एक दवा एक दाम ये विषय आपने संसद भवन के बाहर उठाया, कितना जरूरी आज हो गया है इस देश में एक दवा और एक दाम? अमरीश भाई, पहले तो मैं आपको बधाई दूँ। बधाई इसलिए कि मान्यवर काशीराम साहब ये कहा करते थे कि हमें आत्मनिर्भर बनना है, जो डिपेंडेंसी है उसको हमें ख़त्म करना है। आपके माध्यम से और आपके कुछ साथियों के माध्यम से ये जो पश्चिम के हमारा क्षेत्र है, किसानों की जो बेल्ट है, आज वहाँ के मुद्दों को उठाने वाली एक सशक्त आवाज़ के रूप में आप दिखाई देते हैं और आपके साथी दिखाई देते हैं। तो ये रास्ता जो आप लोगों ने अपनाया है, हालांकि कष्टदायक है। साधन संसाधन का विषय, बड़े बड़े जो चैनल्स हैं वो साधन संसाधनों के आधार पर चलते हैं, लेकिन आपने जो प्रयास किया है मैं उसकी सराहना करता हूँ। और मैं आशा उम्मीद करता हूँ कि आपसे बहुत लोग प्रेरित होकर भविष्य में इस रास्ते को अपनाएंगे। ये रोजगार का रास्ता नहीं है, ये लोगों की सच्ची आवाज़ को, उनकी समस्याओं को उठाने का रास्ता है, जिससे के बाद राजनीति को आप इस तरह समझिए कि सत्ता के साथ विपक्ष की भी अहम भूमिका है। एक दबाव पैदा होता है, उस दबाव के उस दायरे के अंदर आके सरकारें बदलाव करती हैं, लोगों की समस्या का हल होता है। जो समस्या जो है, एक दवा एक दाम नीति लागू करो, ये एक बहुत बड़ी समस्या देश में है। कल मैंने एक अलग विषय पर आवाज़ उठाई थी, वो था जो स्कूल का मर्ज के नाम पे जो है स्कूल बंद किए जा रहे हैं। 27,000 के लगभग स्कूल बंद करने का जो है प्रस्ताव सरकार लाई है। तो वो पॉलिसी हो या ये हो, सरकारी स्कूल बंद होंगे। आप जानते हैं, मैं और आप ग्रामीण क्षेत्रों के रहने वाले हैं, सरकारी स्कूल में किसके बच्चे पढ़ते हैं? किसानों के, मजदूरों के, गरीब परिवारों के। सरकार स्कूल नहीं बंद कर रही है, उनके बच्चों के भविष्य के जो सपने हैं, उनके रास्ते हैं, उनको बंद करने का प्रयास कर रही है। इसलिए मेरा विरोध था। हाउस चल नहीं रहा तो अंदर नहीं बात रख पा रहे हैं, लेकिन क्योंकि जनता के टैक्स से तनख्वाह लेते हैं तो जिम्मेदारी बनती है कि जैसे भी माध्यम से हो जाए। जैसे मुझे सफ़र तय करना है, मेरी आज ट्रेन नहीं चल रही है, तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं आज ट्रेन के भरोसे बैठ रहा हूँ, तो बस से जाऊँगा, मोटरसाइकिल से जाऊँगा, कोई और साधन इख्तियार करूँगा, हवाई जहाज से जाऊँगा। लेकिन अगर मुझे कोई काम करना करूँगा। तो कल भी पार्लियामेंट में था, कल स्कूल मर्ज जो किए जा रहे थे उनको मर्ज ना करके, उनको बंद ना करके, उनको लीज पे आज़ाद समाज पार्टी को दे दिया जाए। आज़ाद समाज पार्टी कार्यकर्ता वहाँ पढ़ाने का काम करेंगे। हमें कोई फंड भी नहीं चाहिए, लेकिन हम एक अच्छी पढ़ाई का माहौल बना के उन बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ जो करने का काम सरकार कर रही है, उसको हम रोकने का काम करें। क्योंकि एक नेता जरूरी है, तो एक भविष्य का की जो नींव है हमारे बच्चे, वो एक बच्चा भी जरूरी है। 50 से कम बच्चों के नाम पर जो आप स्कूल बंद कर रहे हैं, ये गलत है। इसलिए मेरा विरोध था। आज जो है एक दाम एक दवा एक दाम, आप और मैं जानते हैं, कहीं भी सरकारी अस्पताल में जाए, प्राइवेट में, डॉक्टर पर्ची लिख के देता है कि ये दवा इस कंपनी की ले लेना। आप उनसे पूछो साहब इसी कंपनी, कहाँ था, इसी कंपनी की लेनी है। आज स्थिति ये है कि भारत की सरकार कहती है कि वन नेशन वन इलेक्शन। उनका पुराना वो नारा था, एक देश एक झंडा, एक देश एक विधान। किसी डॉक्टर के पास जाओगे, वो पर्चा लिखेगा, उसी कंपनी की दवा आपको लेनी है।
लेकिन दवा के दाम निर्धारित नहीं है। 100 कंपनियों के एक ही साल्ट की दवा की, जैसे 100 कंपनियां हैं, बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, और उसकी एक बुखार की दवाई है या गैस की दवाई है। एक कंपनी के दाम 5 रुपए, एक कंपनी के दाम उसी दवाई के 500 रुपए। ये जो कैप नहीं है कि एक सीमा लागू हो जाए कि भाई इससे ज्यादा आप नहीं कर सकते, क्योंकि उतना ही वही साल्ट लग रहा है उसमें, उतना ही बनाने में समय खर्च हो रहा है, उतनी जो है मेहनत लग रही है, लेकिन कीमतों में तो जमीन आसमान का फर्क है। कैंसर की दवाई किसी एक कंपनी खरीदोगे 200 रुपए की मिल जाएगी, दूसरी कंपनी खरीदोगे 20,000 की मिलेगी। तो ऐसा क्या है कि भाई इस पे कोई कैप नहीं है जो इसके जरिए लोगों की जेब कट रही। और ये सिर्फ मेरा सवाल तो नहीं है अमरीश भाई, ये देखिए आपके कैमरे के माध्यम से मैं दिखाऊंगा। केंद्रीय सरकारी स्वास्थ्य योजना, सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम, मैं तो इसका मेंबर हूं, मुझे और मेरे परिवार को तो इसका लाभ मिलेगा। ये मेरा विषय नहीं है, ये विषय है देश के 140 करोड़ उन गरीबों का और अमीरों का जिनको महंगी दवाई के नाम पे जिनकी जेब काटी जा रही है। मैं इसको गलत समझता हूं, मैं इसका आपको उदाहरण भी दूंगा। बहुत सारे लोगों की, देश में 80 करोड़ लोग वो हैं जो सस्ते राशन पे डिपेंड है। क्या वो 500 रुपए का पर्चा, मैं मुजफ्फरनगर गया था, मेरे आज भी याद है, अपने बच्चे को हॉस्पिटल लेके गया था, डॉक्टर ने 500 रुपए का पर्चा बनाया। कितने लोगों की हिम्मत है, हैसियत है कि वो 500 रुपए का पर्चे से जो है अपने बच्चे का इलाज करा सकते हैं। गवर्नमेंट का हेल्थ पे, एजुकेशन पे बजट कम क्यों है? क्या देश की सरकारों के लिए, राज्य सरकारों के लिए हेल्थ और एजुकेशन सब्जेक्ट नहीं है? लोगों की जान मायने रखती है। इसलिए हमारी मांग है कि एक दवा एक दाम नीति इस देश में लागू होनी चाहिए, और डॉक्टरों को निर्देशित किया जाए कि वो जेनरिक दवाइयां लिखें। तीसरा, हर गली में, हर गांव में जन औषधि केंद्र खोले जाएं जो इलाज की कमी के कारण या दवाई की कमी के कारण किसी की जान ना जाए। मैं नगीना लोकसभा क्षेत्र से एमपी चुन के आया हूँ। बिजनौर अस्पताल में एक 24 वर्षीय नौजवान को उसकी मां लेके गई डायलिसिस के लिए, लाइट चली गई, जनरेटर में तेल नहीं था, इसकी वजह से उस बच्चे की जान चली गई। आज बलिया, सुबह मैंने अखबार में, बलिया में भी यही हादसा दोहराया गया। और आपको याद हो गोरखपुर में एक समय ऑक्सीजन की कमी से कितने बच्चों की जान गई थी। कहने को तो एक व्यक्ति की जान गई, लेकिन ये एक व्यक्ति नहीं, ये एक दुनिया है पूरी, जिसका जिसका पिता गया, जिसका बेटा गया, जिसका पति गया, जिसका भाई गया, जिसका भतीजा गया। उससे पूछो उस परिवार से उसने क्या खोया है। लोगों के लिए विषय होना हो, सरकार के लिए विषय होना हो, मेरे लिए विषय जो जनता जुड़े विषय हैं, जनता की तकलीफों जुड़े, उनकी जेब पे जो टाका पड़ा उनसे जुड़े विषय मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए जब पार्लियामेंट में क्वेश्चन आवर में दूसरे नंबर पर क्वेश्चन लगा हुआ था स्वास्थ्य का, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री को जवाब देना था, मैं उस पर सप्लीमेंट्री करके अपना सवाल, ये वाला सवाल पूछता, हाउस नहीं चल पाया तो मेरी जिम्मेदारी थी कि मैं इसको बाहर आके पूछूं। मैंने बाहर आके पूछा, और मैं दिल से कह सकता हूं कि ये जो समस्या है, एक दवा एक दाम जो नीति है वो लागू होनी चाहिए। जब ये नीति लागू होगी तो बहुत सारे लोगों की जेबों पे जो डाका पड़ रहा है, और ये हो क्यों रहा है, क्योंकि बहुत सारी कंपनियां चंदा देती है, तो उनको छूट है कि वो अपनी दवा का कोई भी दाम कर दें, और फिर वो दवा जो है डॉक्टर लिखते हैं, कमीशन होती है, और उस कमीशन के खेल के चक्कर में जनता की जेब कट रही है। जनता की जेब नहीं कटनी चाहिए, ये मेरा मानना है। आपने कल कहा कि भाई आप जो सरकारी स्कूल मर्ज किए जा रहे हैं उन्हें आज़ाद समाज पार्टी को लीज पे दे दिया जा, और शाम शाम होते होते आपने जो बयान दिया वो कॉपी होगा। अब वो पीडीए पाठशाला चलाने की बात उसमें की जा रही है। देखिए, हम तो भीम आर्मी पाठशाला बहुत लंबे समय चला रहे हैं, और ये सुझाव भी हम ही ने दिया कल और परसों दोनों दिन में, कि मैंने ये सुझाव 21 जुलाई को बहुत बड़े सभागार में, बापू सभागार में पटना में हमारा अधिवेशन हुआ था, वहां भी दिया। करोड़ों जो है भीम आर्मी के से जुड़े हुए जो लोग हैं, उनको जो है उस मंच के माध्यम से मैंने कहा कि आप अपनी कमर कस लो, हमें जो स्कूल बंद हो रहे हैं उनको बंद नहीं होने देना। हम सरकार को प्रपोजल भेजेंगे कि आप हमें लीज पे दे दो, हमें कोई फंड नहीं चाहिए, हम इनको रेनोवेट भी खुद कराएंगे, लेकिन हम शिक्षा की अहमियत को समझते हैं, इसलिए हम इसको
इन स्कूलों को बंद नहीं होने देंगे, बच्चों के भविष्य को चौपट नहीं होने देंगे। लेकिन ठीक है, कुछ नेताओं ने उसको कॉपी कर लिया तो ये तो कोई बुराई तो है नहीं भाई। कोई अच्छा काम करता है और उसको कोई दूसरी पार्टी कॉपी करती है तो इसमें क्या बुराई है भाई? अगर हम अच्छी बात नहीं कह रहे तो फिर क्यों कोई कॉपी करता? वो दिल्ली से एक बात चली थी, बिजली फ्री बिजली फ्री बिजली, कितने लोगों ने कॉपी किया उसको? जो वर्तमान केंद्र सरकार, उन्होंने भी कॉपी किया। तो हम तो अच्छे काम की बात कर रहे हैं, तो अच्छा काम होगा कोई तो लोग उसके उसी रास्ते पे चलेंगे। तो इस बार किन किन मुद्दों को आवाज देने की आपकी सोच है? देखिए, मुद्दे तो बहुत सारे हैं अमरीश भाई, लेकिन जो क्षेत्रीय मुद्दे हैं, जैसे आप ग्रामीण क्षेत्रों में जाते, किसी गांव में चले जाओ, सड़क खराब है, मंदिर हो, मस्जिद हो, स्कूल हो, बच्चों को, महिलाओं को, पुरुषों को सुबह जाना है, गांव से निकल के लोगों को अपने रोजगार पे पहुंचना है, क्या करें? एक एमपी अपने निधि से कितनी सड़कें बनवा सकता है? एक एक जिले में 1300 गांव, एक एक लोकसभा क्षेत्र में 5 विधानसभा है, एक विधानसभा में 300 गांव है। प्रयास तो ये है कि जितना काम आए सब करा दिया जाए, लेकिन यही कि जो महत्वपूर्ण है, जहां उस तरह की स्थिति बन गई उसकी तरफ फोकस किया जाए। तो सरकार पे इतना बजट होता है, सरकार क्यों जो है, क्या सरकार जनता को परेशान करना चाहती है? तो सड़कों की समस्या क्यों नहीं हल करती? बिजली की समस्या, इस बार आपने देखा कितनी बड़े पैमाने में बिजली कटौती हुई। बिजली की समस्या है, अभी पानी से कटाव हो रहा है, बरसात आ रही है, लोगों की फसलों को नुकसान हो रहा है, किसानों की समस्या है, गन्ने के दाम की समस्या है, हेल्थ और एजुकेशन पे मैं अपनी बात आपको रख ही चुका हूँ, कानून व्यवस्था के बुरे हाल है, कोई पूछने वाला नहीं है, रोजगार पे सरकार का कोई रुख नहीं है, तमाम गवर्नमेंट सेक्टर को निजीकरण की भेंट चढ़ाया जा रहा है, कोई पूछने वाला नहीं। बिजली को निजीकरण कर रहे हैं, उसके दाम बढ़ेंगे, उसके दाम अनियंत्रित हो जाएंगे, किसकी जेब कटेगी? गरीबों की। तो ये जो बुनियादी मुद्दे हैं, एक आपको याद होगा स्कूलों में भी जो है एक ट्रेंड बन गया है कि स्कूल हर साल अपनी फीस बढ़ा देते हैं। वो कहते हैं जो ड्रेस मिलेगी हमारे यहाँ से लो, जूते हमारे यहाँ से लो, और वो अपने आप उन्होंने उसकी कीमत तय की हुई है। तो ये जो कोई अंकुश नहीं है और ये लूट हो रही है गरीबों के साथ, ये एक लूट बंद होनी चाहिए। इन सब विषयों पे बात रखनी है। एनएफएस के जरिए जिस तरह से जो राष्ट्रीय स्तर के विषय है, एनएफएस के जरिए जिस तरह से आप SC ST OBC के बच्चों को जो है निकालने काम कर रहे हैं, कर्मचारियों का जिस तरह से जाति के आधार पर शोषण हो रहा है, तमाम जो है, और कई ऐसे विषय हैं जैसे पेट्रोल डीजल के दाम लगातार जो है उनमें वृद्धि हुई है। तो जनता के जो मूलभूत विषय हैं उन पे लड़ाई लड़नी है। और पुलिस के विषय हैं, हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश एक बड़ा प्रदेश है, एक व्यक्ति सहारनपुर में पोस्टिंग है, रहने वाला मिर्जापुर का है, घर जाना भी चाहे तो जाने में के लिए 1 दिन से ज़्यादा का समय लगेगा। तो पुलिस की सप्ताह में 1 दिन छुट्टी हो, उनको बॉर्डर स्कीम का जो परेशानी का सामना करना, बॉर्डर स्कीम खत्म हो, वेतन विसंगता उनकी दूर हो, उनको अच्छी मेडिकल फैसिलिटी मिले, होमगार्ड के भाइयों का वेतन बढ़े, PRD के जवानों का वेतन बढ़े, आशा, आंगनबाड़ी, भोजन माताओं, ग्राम पंचायत सहायक, रोजगार सेवकों के वेतन वृद्धि हो। इन सब विषयों पे, अनुदेशकों के जो विषय उनको नियमित किया जाए, टीचर्स की भर्ती आए, इन सब विषयों पे आवाज उठानी है। और लगातार हम लोग जो हैं, जितने भी हम पे ऑप्शंस हैं, 377 के जरिए, 0 आवर के जरिए, लगातार हम लोग उनको उठाने का प्रयास कर रहे हैं। कई चीज़ें जो वो है वो नसीब के भरोसे है भाई। 543 लोग हैं लोकसभा में और कम से कम 400 लोग लगाते हैं 0 आवर, तो 400 में से 20 का आना है, बाकी अध्यक्ष जी की दया पे, अध्यक्ष जी जिसको मौका दे दें बचने के बाद। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जिनकी वजह से हाउस में चल रहा है, नुकसान तो हो रहा है, लेकिन हाउस नहीं चल रहा है उसके पीछे भी विषय है, SIR का विषय है, जिसके नाम पे विपक्ष ने डर जाहिर किया कि भाई उनकी वोटों की चोरी हो रही। 56 लाख से ज़्यादा वोट काटे गए, वो किन के हैं, किस तरह से काटे गए, क्योंकि कई मृतकों का जो है, वो जो मृतक है उनके फॉर्म भरे गए। तो बहुत सारे ऐसे विषय हैं जिन पर चर्चा होनी चाहिए, सदन चलेगा, चर्चा होगी। और जैसे आपको मैं जानकारी के लिए बता दूं, आपने कहा कि 16 दिन बचे हैं, तो काम तो सारे होने, इन्हीं 16 दिन में होने। वैसे पार्लियामेंट 5 बजे तक 6 बजे तक चलती, अब वही 11-12 बजे तक चलेगी। कर्मचारी जो वहाँ काम करते हैं उनको तकलीफ उठानी पड़ेगी, उनके परिवारों को तकलीफ उठानी, लेकिन काम तो सारे होने। आप बिहार में विधानसभा चुनाव भी लड़ने वाली है आपकी पार्टी, आपने कुछ प्रत्याशियों की सूची जारी भी कर दी है। तो जो SIR वाला मुद्दा है
वाकई चीजें गंभीर है क्या? विपक्ष का जो आरोप लगा रहा है उसमें वाकई सच्चाई है? प्रदेश कमेटी ने जो बात बताई है उसके रिगार्डिंग जो है उसके अकॉर्डिंग चिंता का विषय है कि बहुत सारी जगह पर वोट काटी गई है। बहुत सारी जगह पर, जैसे मैंने आपको बताया, जो लोग मृतक हैं उनके फॉर्म भी जमा हुए हैं। तो वो चिंता है और वहाँ की टीम ने जो है इस पर चिंता जाहिर की है, इसलिए हमने इसका समर्थन भी किया और लगातार हम इसके खिलाफ जो है आवाज़ भी उठा रहे हैं। क्योंकि वोट एक इतनी बड़ी शक्ति है। मैं भी वोट की वजह से जो है, एक प्राइमरी स्कूल के हेडमास्टर का बेटा, वोट की वजह से आज लोकसभा का सांसद हूँ। तो वोट का अधिकार जो है किसी का ना छीने, इसका ध्यान जो है इलेक्शन कमीशन को भी, सरकार को, दोनों को रखना है। कितनी सीटों पे आप प्रत्याशी घोषित कर चुके हैं और क्या लग रहा है कि भाई क्या परिणाम आजाद समाज पार्टी के लिए बिहार के विधानसभा चुनाव से आने वाला है? देखिए, मैं भविष्यवाणी में तो भरोसा नहीं रखता हूँ, लेकिन वहाँ की जो स्टेट की टीम है उन्होंने 100 सीटों पे प्रभारी भी बनाए हैं और वो लगातार मेहनत कर रहे हैं। और जहाँ हमारी ड्यूटी लगेगी, जो कोर कमेटी का जो निर्णय होगा कितने सीटों पे लड़ना है, किस किस की ड्यूटी लगे, किस किस को जाना है, तो जहाँ ड्यूटी लगेगी वहाँ जाकर मेहनत करेंगे। वो हमारा काम है, कर्तव्य का निर्वहन करेंगे। आजाद समाज पार्टी के एक कार्यकर्ता होने के नाते अपने दायित्व का निर्वहन जो करेंगे। हमारे यहाँ जो इलेक्शन की वो है रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो कोर कमेटी के लोगों पर, स्टेट और कोर कमेटी के लोग मिलकर निर्णय लेते हैं। तो जो भी उनका निर्णय होगा हम लोग उसको का सम्मान करेंगे। इंडिया गठबंधन हो या एनडीए गठबंधन हो, अब बिहार में विधानसभा चुनाव होने हैं तो आप, ओवैसी साहब भी पिछली बार कोशिश की थी, उन्होंने कहा भाई बिहार में गठबंधन के तहत वो चुनाव लड़े। इस बार भी कोशिश है, लेकिन आप जो इंडिया गठबंधन के नेता है वो ऐसा लग नहीं रहा कि भाई ओवैसी साहब को स्वीकारने के लिए तैयार है। तो क्या बिहार में चंद्रशेखर आजाद जी और असदुद्दीन ओवैसी जी एक गठबंधन में आकर भी ये चुनाव लड़ सकते हैं क्या? देखिए, आपने जो सवाल पूछा कि भाई उनको नकार दिया, तो बड़ी पार्टियां तो अपने से छोटी पार्टियों को नकारती है हमेशा। उत्तर प्रदेश में लोकसभा में हमें नकार दिया था। वो तो हमारे संगठन में शक्ति थी, तो उन्होंने हमें जिता के जो है, लोगों से आशीर्वाद लेके जिता के भेज दिया। वरना कहाँ इन बड़े दलों ने चाहा था कि हम एक जो है सड़क पे का संघर्ष करने वाला एक नेता जो है वो पार्लियामेंट आ जाए? कब चाहे इन्होंने? तो मैं तो जनता को ही धन्यवाद दूंगा कि जनता जिसके साथ होती वही बड़ा हो जाता है। मुझे क्या कोर कमेटी निर्णय लेगी इसका तो नहीं पता, मगर मुझे ये पता है कि जनता जिसके साथ है उसको कोई नहीं रोक सकता, उसको कोई नहीं दबा सकता। बिहार से अब उत्तर प्रदेश की तरफ चले, पंचायत चुनाव जल्दी होने हैं और कई साल पहले आपने मुजफ्फरनगर में तो लक्ष्य रख दिया था कि भाई इस बार मुजफ्फरनगर में जिला पंचायत अध्यक्ष आजाद समाज पार्टी का होगा। तो मुजफ्फरनगर, पूरे पश्चिम उत्तर प्रदेश, पूरे उत्तर प्रदेश को लेके पंचायत चुनाव को लेके आजाद समाज पार्टी और चंद्रशेखर आजाद जी की क्या रणनीति है? देखिए, सपने उन्हीं के पूरे होते हैं जिनके सपनों में जान होती है, और पंखों से कुछ नहीं होता दोस्तों, हौसलों से उड़ान होती है। ये खुली आंखों से देखे हुए सपने हैं, रात के सपने में नहीं देखे आंखें बंद करके सोते हुए। और जिन सपनों को देखा उनको पूरा करने के लिए उसी तरह की संघर्ष की जरूरत होती है, वो आजाद समाज पार्टी कर रही है। जब पार्टी का शुरुआती दौर था तो पार्टी के 8-8, 10-10 जिला पंचायत जीते हैं। अब तो पार्टी संघर्ष कर रही है, लगातार आवाज़ उठा रही है जनता के मुद्दों पर, तो समर्थन बढ़ रहा है। तो मैं आपको भरोसे से कह सकता हूँ कि पश्चिम में आज़ाद समाज पार्टी सबसे बड़ी पार्टी होगी, और जो प्रदेश का और जो छोर है उसमें भी आज़ाद समाज पार्टी का प्रदर्शन बहुत बेहतरीन रहेगा। आज़ाद समाज पार्टी को जिस तरह से सींचा जा रहा है, जिस तरह से बीमार में आज़ाद समाज पार्टी कार्यकर्ता दिन रात मेहनत कर रहे हैं, संगठन बना रहे हैं, भाईचारा कमेटियाँ बना रहे हैं, जिस तरह से प्रत्याशी का सिलेक्शन जो है होगा, मुझे लगता है कि आज़ाद समाज पार्टी हो सकता है उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी पार्टी बन जाए। कितने जिलों में जिला पंचायत अध्यक्ष और कितने ब्लॉकों में ब्लॉक प्रमुख वगैरह बनाने का लक्ष्य रखा आप लोगों ने? लक्ष्य तो सभी में, लक्ष्य तो एक गौतम बुद्ध नगर को छोड़कर, जहाँ इस बार उम्मीद है कि चुनाव नहीं होगा, जहाँ की जनता के साथ एक बहुत बड़ा छल हो रहा है, पिछली बार 5 सीटों पे हुआ था, वहाँ को छोड़ के ग्रामीण क्षेत्रों में जहाँ भी पंचायत स्तर, त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव होगा, हम सब जगह बहुत जी तोड़ मेहनत करेंगे। और बाकी तो जनता के हाथ में है। हम तो जनता से अपील करेंगे आपके चैनल के माध्यम से, एक मौका वो आज़ाद समाज पार्टी को दें और देखें किस तरह से जो है लड़ाई लड़ी जाती है, किस तरह से काम किया जाता है, किस तरह से उनकी समस्या का हल किया जाता है। हम पे लोगों की जनता काम कराने के लिए सबसे अच्छा मौका है, क्योंकि जिला पंचायत अध्यक्ष के पास काफ़ी फंड्स होते हैं, बजट्स होता है, जो क्षेत्र में सड़कों की, बिजली की, पानी की और जीर्णोद्धार की और जो है नवीनीकरण की बहुत सारी चीज़ों का, स्कूल का, अस्पताल का, उसमें बहुत बड़ा काम हो सकता है। तो हम लोग उस आश्वस्त हैं कि हमें करना है। वोटर ने आपको ताकत दी, आपके जिला पंचायत सदस्य जिता दिए, आपके बीडीसी जिता दिए, उसके बाद एक और खेल चलता है खरीद फरोख्त का। ऐसे में इन जिला पंचायत सदस्यों को कैसे आप, मतलब
जिस ध्येय से जनता ने उन्हें जिता के भेजा, उस ध्येय पे ही रखने में कायम कर पाओगे? क्योंकि सत्ता के प्रभाव में, पैसे के प्रभाव में ज़्यादातर लोग पता चला वे अपना पाला बदल लेते हैं। बड़ी बात आपने कही, किसी के अंदर तो नहीं घुसा जा सकता है, लेकिन जो बिकेगा वो टिकेगा नहीं, और जो टिकेगा वो बिकेगा नहीं। हम ऐसे लोगों को टिकट देंगे, पहली बात तो हम टिकट पे किसी से कोई सहयोग नहीं ले रहे हैं उस तरह का, जो कोई ये कह सके कि भाई मैंने बहुत कुछ खर्च किया है तो मैं कुछ कमाना चाहता हूँ। हम ऐसे लोगों को टिकट देंगे जो काम करने वाले लोग हैं। और रही बात भीम आर्मी का डंडा झंडा दोनों बहुत मजबूत है। हम कोशिश करेंगे, खरीद फरोख्त की राजनीति हम करते नहीं, हम कोशिश करेंगे कि चुनाव में किसी तरह की धांधली को हम लोग ना होने दें, उसको रोकने का काम करें। तो क्या इन पंचायत चुनाव से और जिस तरीके के परिणाम आप उम्मीद कर रहे हैं कि पश्चिम उत्तर प्रदेश में, पूरे उत्तर प्रदेश में निकल कर होंगे, 2027 का जो विधानसभा चुनाव होना है, जिसको सेमीफाइनल, और आपको अच्छा लगेगा रिजल्ट देख के, मेरा दिल कहता है। गठबंधन की नींव भी रखी जाएगी या दूसरी पार्टियों पे जो मैदान में है, बड़ी पार्टियां जो मानती हैं खुद को, और उन पे क्या दबाव बनेगा कि भाई हाँ अब आपको या तो गठबंधन कर लो, नहीं 27 में परिणाम विपरीत ही रहेगा? जनता ने सभी दलों को देखा है, 12 से 17 भी देखा, 7 से 12 भी देखा, उससे पहले भी देखा, और 17 से 25 हो गया, 8 साल इन्हीं को भी देख रहे हैं, जो सुबह कुछ कहते हैं शाम को कुछ कहते हैं। जनता को फैसला करना है, और मैं फिर आपको बहुत जिम्मेदार से कह रहा हूँ, जिस तरह का मेहनत आज़ाद समाज पार्टी भी हमारे के लोग कर रहे हैं, जिस तरह की मेहनत कर रहे हैं, आज़ाद समाज पार्टी ग्रामीण क्षेत्रों में बहुत मजबूत है, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों में किसान, मजदूर, दलित, पिछड़े, मुसलमान, आदिवासियों का वोट बड़ी संख्या में, महिलाओं का, मजदूर तबके का। तो आज़ाद समाज पार्टी बड़ी पार्टी बनेगी, साजिशें हो सकती है, लेकिन आज़ाद समाज पार्टी का जब जब रिजल्ट आएगा पंचायत चुनाव, त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव का, तो आप खुद कहेंगे कि अब शायद आज़ाद समाज पार्टी को किसी दूसरे दल की जरूरत नहीं है ताकत में आने के लिए। या पिछले जो विधानसभा चुनाव हुए थे उसमें समाजवादी पार्टी का ग्राफ बढ़ा। अब जो लोकसभा चुनाव हुए उसमें इंडिया गठबंधन ने लगभग 244 विधानसभा सीटों पर जीत हासिल की, और कई दफा जब समाजवादी पार्टी के नेताओं से हमारी बातें होती है, हम भी कहते हैं भाई क्या कोई गठबंधन वजूद में आ रहा है, क्या चंद्रशेखर आजाद जी आपके साथ में आ रहे हैं, और ठीक कद्दावर नेताओं से बात होती है तो कहते हैं साहब अपने सामने हम एक नेता खड़ा क्यों कर ले? क्या ये एक सवाल ऐसा है क्या जिसकी वजह से कि यार अपने सामने हम एक नेता क्यों खड़ा कर ले, गठबंधन वजूद में नहीं आ पा रहा उत्तर प्रदेश में? देखिए, ये उनकी सोच हो सकती है, और वो क्यों कह रहे हैं, उनके बड़े नेता क्या कहते हैं, या उनमें पार्टी में क्या होता है, मैं इस पर कुछ नहीं कहना चाहता। जब लोकसभा में मुझे अलायंस से मैं टिकट नहीं हुआ था, तो मैंने एक ट्वीट किया था, वो आप एक बार निकाल के पढ़िएगा। मैंने एक फ़ोटो लगाई थी जिसमें पत्थर के बीच से जो है एक पौधा उग रहा है, तो मैंने कहा, लिखा था उस पर कि जिसे उगना होता है वो पत्थर का सीना चीर के उगता है। जिसके अंदर काबिलियत होगी, जिसके अंदर क्षमता होगी, जनता जिसे प्यार करेगी, वो निकल के आएगा। मुझे रोकने के लिए तो एडी चोटी के जोड़ लगाए थे, तो मैं तो यहाँ अगर हूँ तो जनता के आशीर्वाद से हूं ना। मैं धन्यवाद देता हूँ नगीना की महान जनता का, और उन तमाम लोगों का जिन्होंने मेरे लिए प्रार्थनाएं की, दुआएं की, जिन्होंने सहयोग किया। तो अगर बाकी लोगों का बस चलता तो मुझे लोकसभा में नहीं आने देते। लोकतंत्र में जनता मालिक, नेताओं को गलतफहमी होती है, मुझे नहीं है। जिनको होती है कि वो जनता से बड़े हैं, जनता जिसको कुर्सी बिठा दे। बहुत सारे लोगों को तो कई कई बार से मौका ही नहीं दिया है। जनता मालिक है, जनता के बीच में जाएंगे, जनता के बीच में रहेंगे, उनकी लड़ाई लड़ेंगे, और उनका आशीर्वाद रहा तो बहुत सारे लोगों के घमंड और गलतफहमियां भी टूटेंगी। आज़ाद समाज पार्टी बड़ी पार्टी बनेगी। 2022 में जब हम देखते हैं पीछे पलट के, तो जयंत चौधरी जी अखिलेश यादव जी के साथ में थे, ओम प्रकाश राजभर जी अखिलेश यादव जी के साथ में थे, स्वामी प्रसाद मौर्य जिनके साथ हाल में आपकी मुलाकात हुई और जिसके बाद में बहुत सारी चर्चाएं तैर रही है उत्तर प्रदेश की राजनीति में, वो अखिलेश यादव जी के साथ थे। अखिलेश यादव उस स्थिति में भी मुख्यमंत्री नहीं बन पाए। तो आज 2027 का परिदृश्य जब आज से देखते हैं आप, तो क्या उम्मीद आपको लगती है? चूंकि एक उम्मीद ये भी है कि यहाँ साहब 2024 के लोकसभा चुनाव में 244 विधानसभा सीटों पे इंडिया गठबंधन आगे रहा। नहीं, ये बड़ा कंट्रडिक्शन है आपके सवाल में। आप उत्तर प्रदेश के विषय में भी सवाल पूछ रहे हैं, और फिर देश भर के विषय में भी सवाल पूछ रहे हैं, और फिर उत्तर प्रदेश से जुड़े एक नेता के बारे में भी सवाल पूछ रहे हैं। बड़ा अजीबोगरीब सवाल है। मैं इस पर यही कहूँगा कि दो हिस्सों में कर लो। किसी हिस्से में नहीं करता है। मैं आज़ाद समाज पार्टी के प्रति जिम्मेदार हूँ, आज़ाद समाज पार्टी कार्यकर्ता हूँ। मैं आज़ाद समाज पार्टी के विषय में ज़्यादा अच्छी तरह बता सकता हूँ, और किसी पार्टी के विषय में, किसी अलायंस का जिसका मैं हिस्सा नहीं, उसके बारे में मैं बहुत अच्छी तरह निभाऊँ, उनकी पार्टी के लोग ज़्यादा अच्छी तरह बता सकते हैं।
आजम खान साहब को लेकर बहुत सारी चर्चाएं हैं, आप और वो जल्दी एक मंच पे आ सकते हैं, ऐसा आप कयास बहुत सारे लोग लगा रहे हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य जी के साथ आपकी मुलाकात हुई तो आप अब लोगों को ये महसूस होने लगा है कि भाई 2027 के विधानसभा चुनाव में अखिलेश यादव साथ ले ना ले, गठबंधन बनावे ना बनावे, लेकिन चंद्रशेखर आजाद अपनी मिट्टी मजबूत कर रहे हैं और बढ़िया टक्कर देने की तैयारी उनकी है। तो कितने आगे बढ़ी गाड़ी स्वामी प्रसाद मौर्य जी आजम खान साहब के साथ में, और चूंकि एक सिलसिला पिछले दिनों शुरू भी हुआ, हमारे यहाँ के भी पूर्व सांसद अमीर आलम खान साहब, उनके साहबजादे पूर्व विधायक नवाजी आलम जी भी आपकी पार्टी में शामिल हुए। तो लोग देख रहे हैं कि अब कब गेट खुलने वाले हैं, किस किस की एंट्री होने वाली है, क्या क्या धमाका होने वाला है। देखिए, नवाजी जी इसे शुरू करेंगे। वो और परिवार बड़ा अच्छा परिवार है, क्षेत्र में उनका बड़ा सम्मान है, वो मेहनत कर रहे हैं लगातार। आजम साहब बड़े नेता हैं, अभी वो परेशानी में है। मेरी उनसे जितनी मुलाकात हुई वो सब भाईचारे के नाते हुई, क्योंकि जब मुझे गोली लगी थी वो पूरे परिवार सहित वहाँ आए थे। और वो परिवार से मेरा राजनीतिक कम प्यार का रिश्ता, भाईचारे का रिश्ता ज़्यादा है। मैं तो चाहता हूँ जल्दी बाहर आ जाए, राजनीति अपनाएं, लेकिन वो जिस तरह की पीड़ाओं से गुजर रहे हैं, मैं उनसे मिला हूँ और लगातार बात होती रहती है परिवार से। वो जिस तरह की पीड़ाओं से गुजर रहे हैं, तो मैं ये चाहता हूँ कि वो जेल के ताले टूटे और वो बाहर आ जाएं। फिर वो उनका निर्णय कि वो क्या निर्णय लेते हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य जी अच्छे नेता हैं, वो अपने वैचारिक आंदोलन को चला रहे हैं। तो मुलाकात तो राजनीति में सभी से होती है, लेकिन अलायंस या उस तरह की जो स्थिति है वो तो अभी 2026 के बाद स्पष्ट होंगे, और जो होंगे वो जनता के सामने होंगे, आप लोगों के सामने। उनको छिपके तो कोई काम नहीं होता, ना मैं छिपके करने वालों में से हूँ। जो कुछ होगा डंके की चोट पे होगा और मजबूती से होगा। लेकिन ये आपको कहूँगा कि इस बार आज़ाद समाज पार्टी का प्रतिनिधित्व बड़ी मजबूती से जो है वो उत्तर प्रदेश की विधानसभा में होगा। और हमने पूरा तैयारी की है कि उन तमाम जातियों को, अति पिछड़े पिछड़े वर्ग की मौका देना जिनको अब तक मौका नहीं मिला है, या जिनको मौका मिला है तो उनकी संख्या के आधार पर नहीं मिला। मुस्लिम समाज के लोगों को, शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब के लोगों को, और उन सामाजिक न्याय पसंद सब लोगों को मौका देना है जो संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन पैसे के अभाव में या बड़े नाम ना होने की वजह से उनको मौका नहीं मिल पाता। और बाकी हम लोग संगठन का, हम और हमारे कार्यकर्ता सब लोग मिलकर कर रहे हैं। मजबूत संगठन होगा, समीकरण अच्छे होंगे तो रिजल्ट आएंगे। आप संसद सत्र के पहले दिन ही पूरे दिन सत्र चला, उपराष्ट्रपति सदन में भी पहुंचे, सभापति के तौर पर उन्होंने पूरी कार्रवाई भी संचालित की, और शाम को सामने आया उनका इस्तीफा। सत्ता और विपक्ष के बीच में बड़ी तकरार चल रही है उनके इस्तीफे को लेकर, और सेहत वजह है या सियासत, इसको लेकर भी बड़ी बहस छिड़ रही है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जी के इस्तीफे को आप किस तरह से देखते हैं। मैं उनके अच्छी सेहत के लिए प्रार्थना करता हूँ। किसान परिवार से आते हैं, हम खुद किसान परिवार से, तो चिंता तो है, लेकिन फैसला जिस तरह से लिया गया है वो सेहत कम सियासत की तरफ ज़्यादा इशारा करता है। और पूरी बात जो है वो जो जस्टिस हैं वर्मा जी, उनके इम्पीचमेंट के आसपास घूम रही। उस दिन राज्यसभा में आवेदन आया, और उसी दिन जो है लोकसभा में भी जो है, और ये पार्टी का आपसी इंटरनल मामला है। विपक्ष इस पर अपने तरीके से बात रख सकता है, लेकिन असल तो जो कुछ हुआ है वो देश के प्रधानमंत्री, देश के गृह मंत्री को, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को और पूर्व उपराष्ट्रपति जी को ही पता है। बाकी कयास सब लोग लगा रहे हैं। आप प्रयागराज गए एक पीड़ित परिवार से मिलने के लिए, और हंगामे की स्थिति बन गई, कहीं गाड़ियां तोड़ दी गई, और आपके समर्थक वर्ग पे, आपके कार्यकर्ताओं पे ही आरोप ज्यादातर लगे। और पहली बार मैंने ऐसी तस्वीरें देखी कि अगले दिन करीब 50 कार्यकर्ता शायद आपके थे, जिन्हें जमीन पर बैठ के और जिनकी हाथ जोड़ते हुए तस्वीरें और वीडियो सामने है। तो पूरे प्रकरण को कैसे देखते हैं, क्योंकि इस बीच में कहा गया कि भाई अब देखो कि भाई लोगों पे मुकदमे लग गए, और अब चंद्रशेखर जी इनके पीड़ाओं में कहीं नजर नहीं आने के। कौन बोला ये बात? अच्छा, तो आप समझो कि जितनी चिंता मुझे अपनी है या अपने परिवार की है, उतनी चिंता मुझे उन परिवारों की भी है, क्योंकि मैं अपने समाज को, जो बहुजन समाज है, उसको अपना परिवार मानता हूँ। मैं वहाँ गया क्यों था? घूमने तो नहीं गया था। एक बच्चे का रेप हुआ, उसी के परिवार में मुकदमा हो गया, दूसरे व्यक्ति को जला के मार दिया सामंतियों ने, उनके परिवार को मिलने, न्याय दिलाने, उनकी आवाज़ सुनने। एक साजिशन, एक घटनाक्रम हुआ
जहां मैं था उससे 40-45 किलोमीटर दूर पे, और बाद में मुकदमे हुए। और किसी भी कमजोर पे हिंसा का आरोप लगाना सबसे आसान काम है। पुलिस का फेलियर था, इंटेलिजेंस का फेलियर था, उस तरह की व्यवस्था नहीं थी। कुछ चंद लोगों ने पूरा माहौल खराब कर दिया। पूरे घटनाक्रम पे हमारी नजर है। वो वीडियो जो आपने देखा, कान पकड़े, मैंने भी देखा। और उस जो अपमान हुआ उसको हम भूलेंगे भी नहीं, ना हमारा ये हकवंचित समाज भूलेगा। और लगातार हमारी लीगल सेल की टीम, हमने दिल्ली से भी टीम भेजी थी, 25 लॉयर्स की एक वो बनाया पैनल। लगातार हमारी टीम वॉच कर रही है। उम्मीद है कि जल्द जो निर्दोष लोग हैं वो बाहर होंगे, और ये जो अन्याय हुआ है इस अन्याय को हम लोग भूलेंगे नहीं। समय आने पर सूद समेत इसका हिसाब करेंगे। तस्वीरें, कान पकड़े हुए आपके कार्यकर्ता, आपके समर्थक, क्या मन में आया जब वो तस्वीरें, वो वीडियो आपने देखी? वो उनके नहीं कान पकड़े हुए थे, वो इस पूरे हक वंचित समाज को नीचा दिखाने का काम सरकार के मंत्रियों वाले, सरकार के नेताओं ने, और मैं तो कहूँगा मुख्यमंत्री जी की देखरेख में हुआ। आदमी भूखा रह सकता लेकिन अपमानित होकर नहीं रहता। उस अपमान को, मैंने कहा ना, मेरे शब्द गवाह हैं कि उस अपमान को हम लोग भूलेंगे नहीं। वो अपमान उनका नहीं हुआ, उन बच्चों का, मेरे भाइयों का। वो अपमान हम सब का अपमान था। वो अपमान हम हमेशा अपने सीने में जिंदा रखेंगे। और जैसे समय बदलेगा, करवट लेगा, उस अपमान को करने वालों से हिसाब लिया जाएगा।